आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, पहचान की समस्या। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं आपके लिए पूरा। आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, इसको कहते हैं पहचान समस्या। दिए गए समीकरण को, किसी भी समीकरण को रिग्रेशन या प्रतिगमन जिसको कहते हैं, देखिए किसी भी समीकरण को मुख्य समस्या क्या होती है, उसकी पहचान की होती है कि वो समीकरण आइडेंटिफाई है या फिर अनआइडेंटिफाई है या ओवर आइडेंटिफाई है, क्या वो निर्धार्य है या अनिर्धार्य है या अति निर्धार्य है। तो आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम में हम दो हल का प्रयोग करते हैं। एक ऑर्डर कंडीशन, ऑर्डर कंडीशन से यूजीसी में प्रश्न बहुत ज्यादा आते रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं। जो इक्वेशंस होते हैं वो इससे आते हैं। और दूसरा है रैंक। ऑर्डर कंडीशन क्या होता है, ये नेसेसरी होता है, आवश्यक। रैंक ये सफिशिएंट कंडीशन है, पर्याप्त शर्त होता है। ये नेसेसरी कंडीशन है और ये सफिशिएंट कंडीशन। तो हम इसी के बारे में हम कैसे क्लियर करते हैं, कैसे जांच करते हैं, कैसे पहचान करते हैं कि दिया गया इक्वेशन या समीकरण आइडेंटिफाई है या फिर, गुड इवनिंग राजा, या फिर अनआइडेंटिफाई है। कैसे हम जांच करते हैं, अभी आपको ज्ञात होगा। तो 18 जून 2024 को जो अभी पेपर हुआ था, उसमें भी हमारे पास जो मॉडल पेपर आया था प्रैक्टिस, वो आपका, उसमें क्वेश्चन नंबर 119 यही क्वेश्चन आया था, इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। सिमल्टेनियस इक्वेशन, सहकालिक समीकरण या समकालिक समीकरण कहते हैं। तो आइए उसी पर चर्चा करते हैं हम। देखिए, एक समकालिक समीकरण मॉडल को तब पहचाना जाता है जब हम मॉडल में गुणांकों के अद्वितीय अनुमान, यूनिक एस्टीमेट, या यूनिक वैल्यू है। माइक तो है, अच्छा। तो ऐसे में गुणांकों के अद्वितीय अनुमान प्राप्त कर सकते हैं। पहचाने गए इस मॉडल में समीकरण की एक अद्वितीय संरचना या सांख्यिकीय रूप होता है।
अनुमान लगाने से पहले समकालिक समीकरण मॉडल की पहचान निर्धारित करना आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिए रैंक और ऑर्डर शर्तों का उपयोग किया जाता है। जैसा कि हमने बताया कि रैंक और ऑर्डर कंडीशन, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं एक मार्क डिमांड फंक्शन है और दूसरा सप्लाई फंक्शन है। हम जानते हैं कि दोनों मार्क फलन कीमत के साथ विपरीत संबंध रखता है और पूर्ति फलन धनात्मक संबंध रखता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। मांग और पूर्ति कीमत के साथ इस प्रकार संबंध रखते हैं। ये संतुलन समीकरण है। संतुलन यहां पर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी डिटरमाइन होता है। सपोज दैट आप एज्यूम करिए कि अगर सप्लाई फंक्शन को कांस्टेंट रखें और डिमांड फंक्शन को चेंज कर दें, तब हम ऐसे में वैल्यू इक्विलिब्रियम वैल्यू निकाल सकेंगे। लेकिन अगर हम वहीं पर डिमांड फंक्शन को कांस्टेंट रखें और सप्लाई फंक्शन को चेंज करें, तो भी हम इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी क्लियर कर सकते हैं एग्जैक्ट। लेकिन अगर आप इन दोनों वक्रों को अर्थात दोनों समीकरण को परिवर्तित आप करें, तो क्या आप यूनिक वैल्यू अर्थात इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी पहचान कर पाएंगे? क्या आप सांख्यिकीय अनुमान लगा सकते हैं? सांख्यिकीय अनुमान वो जो आएगा वो सांख्यिकीय अनुमान क्या आइडेंटिफाई है कि नहीं है? तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम मान लीजिए डिमांड फंक्शन और दूसरा सप्लाई फंक्शन है और इस समीकरण में आपको देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, आपके पास एक इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है और ये तीसरा इक्वेशन है। तीन इक्वेशंस दिए गए हैं। इस तीन इक्वेशंस में आप देखिए कुछ ऐसी वैल्यू है, ये डिमांड फंक्शन है, इस डिमांड फंक्शन में कुछ एक्सोजीनियस वैल्यू है और कुछ जो है इंडोजीनियस वेरिएबल्स है, या कुछ एक्सोजीनियस वेरिएबल है, कुछ इंडोजीनियस वेरिएबल्स है। सप्लाई फंक्शन और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन फंक्शन या इक्विलिब्रियम कंडीशन आपका इक्वेशन है। तीन इक्वेशन दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां देखिएगा, D is quantity demand, S quantity supplied, and P price of commodity है। यहाँ D मांग की मात्रा, S पूर्ति की मात्रा और P जो है आपका वस्तु की कीमत है। आप देख रहे हैं D इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2P प्लस म्यू, S इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2P प्लस V या म्यू, किसी भी रूप में हम इसको शो कर सकते हैं। 1 2 3 आप देखिए इस समीकरण में कितनी ये तीन जो वैल्यू है, चलिए इसको अभी हम आगे आपको समझाते हैं। लेकिन यहाँ मांग और पूर्ति के संतुलन समीकरण को ज्ञात करने के लिए ये देखिए, संतुलन के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, मांग और पूर्ति फलनों को बराबर कर लेते हैं, आप आसानी से निकाल लेते हैं।
लेकिन ये 3 समीकरण आपके समक्ष दिए गए हैं। अब देखिए, ये कहता है, इसके ऑर्डर कंडीशन के कुछ फार्मूला है। ये फार्मूला है k माइनस m और g माइनस 1, k माइनस m और g माइनस 1। इस फार्मूले का प्रयोग करते हुए हम ये जांच करते हैं कि जो हमारा ऑर्डर कंडीशन है सिमल्टेनियस इक्वेशन का, क्या वो ऑर्डर कंडीशन आइडेंटिफाई हो रहा है कि नहीं, कहीं ओवर आइडेंटिफाई तो नहीं है, कहीं अनआइडेंटिफाई तो नहीं है। तो कब ओवर और कब अनआइडेंटिफाई होगा, देखिएगा, इफ यदि k माइनस m is less than g माइनस 1, सपोज दैट k माइनस m की वैल्यू अगर 2 आती है और g माइनस 1 की वैल्यू 3 आती है, तो 2 माइनस 3 2 इज लेस देन 3, तो इसको कहेंगे अंडर आइडेंटिफाई या फिर अनआइडेंटिफाई। अनआइडेंटिफाइड। लेकिन वहीं पर यदि k माइनस m इक्वल टू बराबर इक्वल टू g माइनस 1 आता है, तो ये है जस्ट आइडेंटिफाई, मीन 2 इक्वल टू 2। सपोज दैट k माइनस m की वैल्यू 2 आती है, g माइनस 1 की वैल्यू भी 2 आती है, तो ऐसे में ये जस्ट आइडेंटिफाई होगा, अर्थात जो समीकरण होगा, इक्वेशंस होगा, वो निर्धारित होगा। और वहीं पर यदि k माइनस m इज ग्रेटर देन g माइनस 1 आता है, अर्थात k माइनस m की वैल्यू सपोज दैट 4 है और g माइनस 1 की वैल्यू सपोज दैट 3 है, तो ऐसे में 4 इज ग्रेटर देन 3, तो इसको कहेंगे अति निर्धार्य, अर्थात ओवर आइडेंटिफाइड। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि इक्वेशंस में अभी आगे ये इक्वेशंस आप नोट करते चलिएगा। इस समीकरण का जो फार्मूला है आपका, ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जब अभी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो फिर ये फार्मूला बार बार नहीं मिलेगा, तो तुरंत आप नोट करते चलिएगा। वेयर k टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जो इक्वेशंस आपके समक्ष दिए गए हैं उसमें कितने कुल वेरिएबल्स की संख्या क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स m number of endogenous and exogenous variables in particular condition, अंतर्जात और बहिर्जात चर विशेष शर्त पर, जो जिसकी बात कर रहा है अभी आपको पता चल जाएगा। जी टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस इन ए मॉडल, अर्थात मॉडल में कुल कितने समीकरण दिए गए। जैसे अभी हमने आपको पहले बताया कि देखिए इसमें 1 2 3 कितने समीकरण है, 3 समीकरण है। तो ये जो वैल्यू है वो जी की वैल्यू है। अब तो आप इस समीकरण को याद किए रहिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपके सामने चुने गए समीकरण पहचान के लिए ऑर्डर कंडीशन आवश्यक है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। ऑर्डर कंडीशन हमने कहा k माइनस या इज ग्रेटर देन लेस देन या इज ग्रेटर देन इक्वल टू e माइनस 1 या g माइनस 1, कुछ भी आप फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। यदि यह शर्त पूरी नहीं होती है तो हम निष्कर्ष निकालते हैं कि समीकरण कम पहचाना गया है
यदि यह सब पूर्ति होती है तो हम रैंक शर्त का परीक्षण करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पहचान के लिए केवल आरडीएफ शर्त ही पर्याप्त नहीं है। मतलब अगर ये शर्त पूरी हो जाती है तो हम फिर आगे क्या करते हैं, रैंक कंडीशंस को फॉलो करते हैं। इक्वेशंस, सपोज दैट आपके इक्वेशंस यहां दिए गए हैं, देखिएगा d इक्वल टू β1 प्लस β2 p प्लस β3y प्लस β4 ps। यहां देखिए ps है, 5 नहीं है, ठीक है। अच्छा ठीक है, d इक्वल टू यहां देखिए ps है, ठीक है, p प्लस म्यू, यह सप्लाई फंक्शन है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2p प्लस अल्फा 3w प्लस b, d इक्वल टू यस। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर थर्ड, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन कितने हैं, 3। तो यहां पर आप देखेंगे g इक्वल टू कितना आ गया, 3, g इक्वल टू आपका 3 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन 3 है। अब जरा विचार करिए कि ds यहां देखिए ds दोनों है, मतलब दो शब्द है, py ps w। आप जानते हैं कि यहां पर जो मांग है ये कीमत और इसके अतिरिक्त आय और पीएस इस पर निर्भर कर रही है, अर्थात इन सब में परिवर्तन होने पर मांग में परिवर्तन हो जाएगा। दूसरी तरफ पूर्ति जो है ये कीमत और वेल्थ के साथ भी संबंध रख रही है, W, जहां पर ये β1 β2 β3 β4 या अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये कोफिशिएंट है, गुणांक। जरा आप विचार करिए, आप यहां लिखा गया है नीचे कि D इज क्वांटिटी ऑफ डिमांड, S इज क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, P इज प्राइस, PS इज प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड Y इनकम एंड W इज लेबर वेज, मजदूरी, श्रम की मजदूरी या वेल्थ। अब देखिए यह मॉडल पूर्ण है क्योंकि इसमें 3 समीकरण और 3 अंतर्जात चर ds और p, हमने कहा ds और p, 3 इंडोजीनियस और 3 एक्सोजीनियस वेरिएबल्स हैं। एक्सोजीनियस वेरिएबल्स में ps, y और w है, ps, y और w है, और ds और p जो है इंडोजीनियस वेरिएबल्स है। आप जरा देखिएगा मांग समीकरण आदेश की स्थिति, अगर आइए हम जांच कर लेते हैं कि k माइनस m की कंडीशन क्या होगी। हमने आपको फार्मूला बताया कि k माइनस m एंड g माइनस 1। अब यहां पर देख लीजिएगा आपके टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स d s और p और y और w और ps, तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 और 6, k बराबर k की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब जरा देखिएगा कि कह रहा है कि समीकरण 1 जो है क्या वो आइडेंटिफाई है या फिर अनआइडेंटिफाई है या फिर अंडर आइडेंटिफाई है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट की का बात कर रहा है। अब देखिएगा
m की वैल्यू हमने आपको कहा था कि m समीकरण में जिस समीकरण की बात कही जाएगी उस समीकरण में दिए गए चर की संख्या। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखिएगा आपके टोटल वेरिएबल्स कितने हैं, डी पी वाई आर पी एस। तो यहां पर m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है। आप लोगों के एप्लीकेशंस पर जो है पीडीएफ हमने सेंड करवा दिया है ऑलरेडी, ठीक है, ऐप पर आप लोगों को मिल गया। m इक्वल टू कितना है, वैल्यू 4। अब जरा देखिएगा, अब आपको क्या ज्ञात करना है, आपने k ज्ञात कर लिया, m ज्ञात कर लिया, अब आपको g की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो g बराबर क्या है, 1 2 और 3 की टोटल इक्वेशन कितने हैं, 3, g बराबर 3। तो आपको अब मिल गया है कि इक्वेशंस को सॉल्व करने का, कि अब हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं कि समीकरण 1 क्या आइडेंटिफाई है या फिर नहीं। चलिए निकाल लेते हैं। k माइनस m इक्वल टू g इक्वल -1 फार्मूला यूज कर लेते हैं। k बराबर कितना है, 6, m बराबर 4 और g बराबर 3। तो 6 माइनस 4 और 3 माइनस 1, यहां आप देखेंगे बराबर आ जाएगा 2, यहाँ 2 और 2 क्या है, एक दूसरे के बराबर है। 2 और 2 क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 जो है, समीकरण 1 क्या है, आइडेंटिफाइड। क्या है, आइडेंटिफाई है। सेम इक्वेशन, सेम समीकरण आपको ज्ञात होगा। तो अभी हमने बताया कि जो आपके जून के पेपर्स में सेम समीकरण इसी तरह से दिए गए थे। अभी आगे हम आपको बता देंगे, दिखा देंगे। तो आशा है ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि ऑर्डर कंडीशन को कैसे हम फॉलो करते हैं, कैसे निकालते हैं। अब बात आती है इसी दिए गए ऑर्डर कंडीशन को, ये जो आपका ऑर्डर कंडीशन दिया गया है, इस ऑर्डर कंडीशंस को अब हम, चूंकि ये जो है आइडेंटिफाई है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, रैंक में बदल देंगे। रैंक कंडीशन, मार्क समीकरण को रैंक कंडीशन में चेंज करें। रैंक कंडीशन में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि जो दिए गए इक्वेशंस थे जो इक्वल टू में थे, सबसे पहले हम क्या करें, उस समीकरण को बराबर में चेंज कर लें, परिवर्तित कर लें। कैसे परिवर्तित करेंगे, यहां देखिए दिया गया था d इक्वल टू β1 प्लस β2 p प्लस β3 y प्लस β4 ps प्लस म्यू दिया गया था, ठीक है, बराबर 0 किया गया। और
अब इस समीकरण को हम चेंज कर लेंगे। इस समीकरण को पहले क्या कर लेंगे, इस समीकरण को चेंज करेंगे और ये समीकरण देखिए, इसको हम ये इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -d प्लस β1 प्लस β2 p प्लस β3y प्लस β4 ps प्लस म्यू इक्वल टू 0। इक्वल टू 0। हम समीकरण को, इस पहले समीकरण को इस रूप में परिवर्तित कर लिए हैं, ठीक है। इसी तरह से दूसरे वाले समीकरण को जो s बराबर दिया गया था उसको भी हम -s प्लस इक्वेशन में परिवर्तित कर लेंगे। ये देखिए, ये -d प्लस β1 β2p प्लस β3y प्लस β4 ps प्लस म्यू इक्वल टू 0 और -s α1 प्लस α2 p प्लस α3w प्लस p इक्वल टू 0 और -d प्लस s इक्वल टू 0। यह समीकरण हमने चेंज कर लिया है। अब इस समीकरण को हमें क्या करना होता है, हमें एक टेबल बना लेंगे, टेबल का निर्माण करेंगे। टेबल में हम उन चरों को लिखेंगे जो है, पहली चीज, पहली तरफ एक तरफ हम लिखेंगे ऐसे यहां पर कि इक्वेशंस क्या दिए गए हैं आपके समीकरण, ध्यान दीजिएगा, इक्वेशंस या समीकरण। समीकरण में आप देखेंगे पहला आपका मार्ग है, फिर पूर्ति है और फिर इसके बाद संतुलन समीकरण है। 3 समीकरण दिए गए हैं, ठीक है। और अब उसके बाद वेरिएबल्स, चर। अब चर कौन कौन से हैं? चर आपके एक तो d दिया गया है, दूसरा s दिया गया है, तीसरा p दिया गया है, चौथा y दिया गया है, w दिया गया है, ps दिया गया है। ये 6 समीकरण आपके दिए गए हैं, ठीक है। चलिए, अब इस 6 समीकरण, 6 जो 6 वेरिएबल्स हैं, इनके आप देखिएगा मार्ग समीकरण में, डिमांड इक्वेशन में, देखिए डिमांड इक्वेशन आपका है। इस डिमांड इक्वेशन में d कितना है, d की वैल्यू क्या है? d देखिए 1 है और d माइनस में है, अतः हम -1 लिखेंगे पहले। फिर उसके बाद p की वैल्यू क्या है? p आप जरा देखिए β2 के साथ है तो हम β2 लिख दिए। फिर इसके बाद y, ये और नहीं y है, ठीक है, y β3 और ps में β4 और उसके बाद s में आप देखेंगे कुछ भी नहीं है, s इस इक्वेशन में नहीं है, अतः इसके स्थान पर 0 लिख दिए। और इसके बाद आप जरा देखिए कि कहीं पर w है, w भी नहीं है, अतः इस इक्वेशन में w 0 है। दूसरे में अब दूसरी बात आती है इक्वेशन, सप्लाई इक्वेशन में। सप्लाई इक्वेशन में देखिए d कहीं है, d कहीं नहीं है, अतः 0। उसके बाद p देखिए है a2 के साथ, a2 हमने लिखा। फिर देखिए y कहीं है, y कहीं नहीं आता, इसके 0। इसके बाद ps भी कहीं नहीं है, 0। इसके बाद देखिए s
यस देखिए है, लेकिन माइनस यस लिखा है, अतः वैल्यू -1 हो गई। और उसके बाद देखिए W A3 के साथ या अल्फा 3 के साथ है, तो हमने लिखा अल्फा 3। अब उसके बाद इक्वेशन आपका इक्विलिब्रियम संतुलन समीकरण आता है। तीसरा समीकरण संतुलन समीकरण है। ये संतुलन समीकरण में आप देखिएगा D जो है ये दिया गया है -1, यहाँ पर D है -1, और इसके बाद आपका P नहीं है, Y नहीं है, PS नहीं है, लेकिन यस है। यस की वैल्यू क्या है? 1 है, और W 0 है। ये आपका टेबल बन करके कंप्लीट हो गया है। रैक कंडीशन में आपका टेबल दिए गए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों इक्वेशन से हमने टेबल का निर्माण कर लिया है। अब इस टेबल को हम बदल दें मैट्रिक्स में। आपको ज्ञात होगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में कैसे बदलते हैं, आइए देख लेते हैं। मैट्रिक्स में हम इसको बदल देंगे तो ये देखिए आपका मैट्रिक्स बन करके कंप्लीट हो गया। पहले आपने देखा था यहाँ पर -1, β2, β3, β4, 0 और 0। तो पहले फर्स्ट रो में आप ये संख्या लिखेंगे, सेकंड रो में आप ये संख्या लिखेंगे, थर्ड रो में आप ये संख्या लिखेंगे, और मैट्रिक्स का चिन्ह आप लगाएंगे। ये बन करके आ जाएगा आपका मैट्रिक्स। ये देखिए आपके सामने मैट्रिक्स बन करके कंप्लीट हो गया। -1, β2, β3, β4, 0 0, और दूसरा इक्वेशन था आपका 0 α1 0 0 -1 α3। तीसरा इक्वेशन था -1 0 0 0 -1 प्लस -1 और 0। अब याद कर सकिए कि इस इक्वेशंस में हम कैसे वैल्यू ज्ञात करेंगे, डेल्टा हल कैसे करेंगे। तो हल करने के लिए हमको वैल्यू ज्ञात करने के लिए एग्जैक्ट जो है वो क्या करना होगा। पहली आपको कह क्या रहा है, मैट्रिक्स में एक चीज, ये चीज ध्यान रखना होता है कि मैट्रिक्स में पहले समीकरण में अर्थात माग समीकरण की चर्चा हो रही है। माग समीकरण को पहचानने की बात हो रही है। माग समीकरण आपका पहला इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन आपको ज्ञात होगा। तो माग समीकरण आपका कौन सा इक्वेशन था? फर्स्ट इक्वेशन था। इस फर्स्ट इक्वेशन में आप देखिए ये आपका है पहला, फर्स्ट रो, इसको कहते हैं पंक्ति। पंक्ति कहते हैं। पंक्ति, और इसको जो खड़ा खड़ा है सीधे, इसको कहते हैं कॉलम। ये पंक्ति को, पहले वाली पंक्ति को पूरा छोड़ दीजिए आप, और पहले वाले इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स थे टोटल? m की वैल्यू क्या थी? 4। ठीक है, m की वैल्यू कितनी थी? 4। अतः आप कॉलम नंबर 4 तक 4 वेरिएबल्स आप डिक्लाइन कर दीजिए, छोड़ दीजिए। तो देखिए पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, ये 4 आप पूरा छोड़ दीजिए। बच क्या रहा है? अब बच रहा है आपका -1 α3 -1 और 0। इसी को आप बना लीजिए मैट्रिक्स। ये देखिए बन के आ जाएगा -1 α3 -1 0। अब from this matrix we can calculate one determinant
ऑफ ऑर्डर 2 अथवा आप QT-1। तो आप देख सकते हैं डेल्टा इक्वल टू -1 α3 -1 0। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ये आप डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में आप यूज करते हैं। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में पहला ये जी पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव होता है। अब -1 का 0 के इस -1 का α3 के साथ, ये देखिए 0 गुणे -1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 और ये माइनस ब्रैकेट में लगा दीजिएगा और इसे ब्रैकेट में लिखिएगा -1 गुणे α3। तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा अर्थात पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये देखिए आपका बन के आ जाएगा। ये पूरा का पूरा समीकरण आपके समक्ष है। अतः ये जो वैल्यू है डेल्टा A3, ये वैल्यू आपकी आ रही है और ये वैल्यू है इज नॉट इक्वल टू 0। वैल्यू 0 नहीं है। अतः आप ऑर्डर कंडीशन में यहाँ देख सकते हैं सिंस A3 α3 is not equal to 0, we have a non-zero determinant and we calculate या conclude that the demand equation is identified। मतलब वैल्यू 0 नहीं है। अगर 0 होती तो आइडेंटिफाई नहीं होता, इसीलिए तो आपने चेक किया था। अगर वैल्यू 0 आ जाती, कि 0 आ जाती तो आइडेंटिफाई नहीं होता, लेकिन वैल्यू 0 नहीं था, इसीलिए आपने देखा था 2 बराबर 2 था, अतः आइडेंटिफाई था। यहाँ पर ये वैल्यू 0 नहीं आया है, इसीलिए आइडेंटिफाई है। तो इस तरह से रैंक कंडीशन का यूज करते हुए हम चेक कर सकते हैं और इस कंडीशन से एग्जैक्ट पता चलता है कि जो हमारा इक्वेशन है, जो दिया गया इक्वेशन है, वो इक्वेशन आइडेंटिफाई है या नहीं, या क्या लेस आइडेंटिफाई है फिर, या ओवर आइडेंटिफाई है, या अंडर आइडेंटिफाई है। तो इस तरह से आप इक्वेशंस को ऑर्डर कंडीशन में आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम में यूज करते हैं। तो आपने देखा कि आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम में ऑर्डर कंडीशन और रैंक कंडीशन को कैसे फॉलो किया जाता है और इक्वेशंस को कैसे हम जांच करते हैं कि वह इक्वेशन जो है आइडेंटिफाई हो रहा है या ओवर आइडेंटिफाई हो रहा है। तो वही इक्वेशन के रूप में यहाँ K-m इक्वल टू G-1 एग्जैक्टली आइडेंटिफाई है। यदि दोनों बराबर आ रहे हैं तो एग्जैक्ट है, यदि ग्रेटर देन आ रहा है तो ओवर है, और यदि वो लेस देन आ रहा है तो अंडर आइडेंटिफाई है। तो ऐसे आप कह सकते हैं कि K-m इक्वल टू G-1 इक्वल टू आइडेंटिफाई। And K-m is less than greater than -1 over and under identify। यही है ऑर्डर कंडीशन। ये देखिएगा, ये आपका इक्वेशन था यूजीसी दो
2024 में, जो 18 जून 2024 में आया था। क्वेश्चन नंबर 119 था, यही क्वेश्चन दिया गया था। कह रहा है निम्नलिखित सहकालिक समीकरण मॉडल में, ये देखिए दिया गया है सिमल्टेनियस इक्वेशन, सहकालिक या समकालिक समीकरण इसी को कहा जाता है। सहकालिक या समकालिक समीकरण यहाँ दिया गया है y1t माइनस बीटा1 0 माइनस बीटा1 2 y2t बीटा1 3 y3t माइनस अल्फा a11 या अल्फा 11 प्लस अल्फा 11 x1t इक्वल टू म्यू t1 या म्यू 1t दिया गया है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पर g बराबर कितना है 4 दिया गया है। g की वैल्यू कितनी थी 4। समीकरण में कुल 4 समीकरण दिए गए थे। आपने अभी फार्मूला इस्तेमाल किया माइनस एम के माइनस एम एंड जी माइनस 1। जी बराबर 4 आपको मिल गया है। के यहां पर आप देखें y1, y2, y3 एंड y4। के की वैल्यू के बराबर y1, y2, y3, y4 और x1, x2, x3 और 3 है x1, x2, x3। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो k इक्वल टू कितना है 7। k की वैल्यू 7 है। अब कह रहा है क्वेश्चन में देखिएगा, रैंक स्थिति के आधार पर समीकरण 2, यहां पर इक्वेशन नंबर 2 में कह रहा था, समीकरण 2 में कह रहा है कि समीकरण 2 क्या है, पहचान कीजिए इक्वेशन नंबर 2 क्या है। तो यहां देखिए इक्वेशन नंबर 2 आपका ये है, ये इस इक्वेशन नंबर 2 में आप देखिएगा y2, y3, x1, x2, x1 और x2 तो कितने हैं आप देख सकते हैं कि आपके मॉडल में कितने वेरिएबल्स। यहां पर कुल 4 वेरिएबल्स है ना। कितने हैं m बराबर कितना आ जाएगा 4। y1, y2, y3, x1, x2, y2, y3 और x1, x2। ये देखिए m बराबर 4 है ना। अब इसी को आप क्लियर कर दीजिए। 7 माइनस 4 एट g बराबर 4, 4 माइनस 1। ये फार्मूला है। फार्मूले में हमने वैल्यू g बराबर 4 है, 4 इक्वेशन है तो 4 रख दिया। k की वैल्यू 7 है, m इक्वल टू 4 है तो रख दिया। बराबर आप देख रहे हैं 3 एंड 3, वेयर 3 इक्वल टू 3 है, इसलिए ये फंक्शन क्या था आइडेंटिफाई था। क्या था आइडेंटिफाइड था कि
एक से आता है फार्मूले में